गुड आफ्टरनून गर्ल्स। हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। क्योंकि सेकंड चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने 3rd चैप्टर स्टार्ट करवाया है। 3rd चैप्टर अपवाह तंत्र है, जिसके विषय में हमने कल पढ़ लिया था कि अपवाह तंत्र क्या होता है और भारत में जो नदियां बहती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के विषय में हमने कल चर्चा की थी। आज का टॉपिक हमारा है जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर अपवाह द्रोणी को 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अपवाह द्रोणी यानी नदी का प्रवाह का क्षेत्र होता है, इसे नदी द्रोणी भी कहते हैं। जिस जगह पर नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ बहती है उस क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। अब कुछ नदियां बहुत बड़ी होती हैं और उनके अंदर बहुत सारी सहायक नदियां आकर मिलती हैं, तो उसी हिसाब से उनका अपवाह द्रोणी क्षेत्र, जो अपवाह क्षेत्र है वो भी बड़ा होगा। तो अपवाह द्रोणी जो है इनको 3 भागों में बांटा जाता है जल संभर क्षेत्र के आधार पर। जैसे सबसे पहले है प्रमुख नदी द्रोणी अपवाह क्षेत्र, इसमें 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक, इसमें 14 नदियां शामिल हैं। ये सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है अपवाह क्षेत्र। इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेनार, साबरमती, बराक नदियां शामिल हैं। इसके अलावा और भी हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 14 नदियां शामिल हैं। कुछ नदियों के नाम मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, इन 14 में से इसको आप याद करेंगे। इसका क्षेत्रफल 20,000 वर्ग किलोमीटर है। जो मध्यम नदी द्रोणी है उसका क्षेत्रफल 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 44 नदी द्रोणियां हैं, जिसमें से कुछ की एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। काबिंदी, पेरियार और मेघना, ये 3 नदियां हैं और इसके अलावा और भी नदियां हैं, टोटल 44 है, जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 तक है। 2,000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर है। और इसके अलावा जो लघु द्रोणी क्षेत्र है, लघु नदी द्रोणी अपवाह क्षेत्र, इसमें 2,000 वर्ग किलोमीटर से भी कम है। इसमें बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बहने वाली नदियां शामिल की जाती हैं, क्योंकि ये नदियां बहुत विशाल नहीं होती हैं। जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर नदियां छोटी नदियां बहती हैं, मौसमी नदियां होती हैं, तो इसमें लघु नदी द्रोणी में इन्हें शामिल किया जाता है। उद्गम के प्रकार, जहाँ से नदियां निकलती हैं, उद्गम के प्रकार प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर नदियां कैसी हैं, उनके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, उसके आधार पर नदी की प्रकृति कैसी है। नदियां कुछ ऐसी होती हैं जो मौसम में ही बहती है, किसी वर्षा के ऋतु के मौसम में, तो उसे हम मौसमी नदियां कहते हैं। जो पूरा वर्ष बहती हैं उन्हें हम सदाबहनी नदियां कहते हैं। और कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो ग्लेशियर से निकलती हैं, कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ वर्षा के जल से बहती हैं। तो इस तरह से उद्गम का जो प्रकार है, जहां से नदियां निकलती है, उद्गम मतलब जहां से नदियां निकलती, शुरुआत जहां से नदियों की हुई है, उसके आधार पर या उनकी प्रकृति या विशेषताओं के आधार पर भारतीय नदियों को, उनके अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है हिमालय अपवाह तंत्र, सेकंड है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र वो है जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं। हिमालय जो पर्वत है, हिमालय पर्वत बहुत विशाल है, ऊंचे पर्वत हैं। ये हमेशा ग्लेशियर से, बर्फ से ढके रहते हैं, जिन्हें हिमनद भी कहा जाता है। वो नदियां जो हिमनद के पिघलने से बहती हैं वो हिमालय पर्वत से के ऊपर से बहती हुई आती हैं। और हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां यह हिमनद से आती हैं जब वो पिघलते हैं। इनमें से जो नदियां हैं वो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सेकंड कैटेगरी इसकी है वो है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र।
भारत के दक्षिण भाग में बहने वाली नदियों को हम प्रायद्वीपी अपवाह तंत्र कहते हैं। आपको मैंने बताया था कि भारत का दक्षिण भाग प्रायद्वीपी भारत कहलाता है, क्योंकि वो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो वो जो एरिया है दक्षिण भाग का, उसे प्रायद्वीपी भारत भी कहते हैं, और वहाँ बहने वाली नदियों को प्रायद्वीपी अपवाह तंत्र कहा जाता है। इनमें नदियों की एग्जाम्पल है जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी नदी है, जो इनकी एग्जाम्पल है दक्षिण भारत में बहने वाली। हिमालय अपवाह तंत्र, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां जैसे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी शामिल किया जाता है। मैं बार बार बता रही हूँ, जो उत्तर की ओर बहती है नदियां, ये नदियां बारहमासी नदियां हैं। क्यों बारहमासी नदियां हैं? सदा बहनी नदियां भी कहते हैं। बारहमासी मतलब पूरा वर्ष बहने वाली, 12 माह में बहने वाली नदियां, ये पूरा मास 12 के 12 मास बहती हैं। इसलिए क्यों बहती हैं? क्योंकि ये बर्फ के पिघलने से बहती है, वर्षण पर भी निर्भर है, वर्षा का जल भी इनमें जाता है, क्योंकि इनके ऊपर कुछ कवर तो नहीं किया हुआ, वर्षा आती है तो वो जल भी इसमें जाएगा। और इसके साथ साथ ये नदियां क्योंकि ग्लेशियर से पिघलने से बह रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इनका अपवाह क्षेत्र होगा, बहुत ज़्यादा बड़ी नदियां हैं ये नदियां गहरे महाखड्ड से गुजरती हैं, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपवर्तन की क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। और महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियां जब पर्वतों से उतरती हैं तो वी आकार की घाटी, शिवकाय तथा जलप्रपात भी बनाती हैं। जलप्रपात आपने देखे होंगे, इनको वाटरफॉल्स कहते हैं। वाटरफॉल्स आपने झरने, जो पर्वतों के पास आप देखो जल बहता है, ऊपर से नीचे गिरता है, उन्हें झरने कहा जाता है, वाटरफॉल कहते हैं या जल प्रपात कहते हैं। इनका निर्माण भी नदियों द्वारा होता है। जब नदियां पर्वतों से नीचे उतरती हैं तो अपने रास्ते में आने वाली कोमल चट्टान को तोड़ देती हैं, लेकिन कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो नदियों के द्वारा अपरदित नहीं की जाती, तो वो कुछ भाग जो पर्वतों का है आगे को बढ़ा हुआ होता है क्योंकि उसका अपरदन नहीं हुआ, और कुछ भाग पर्वतों का पीछे चला जाता है क्योंकि उसका अपरदन हो गया। तो इस तरह से आगे वाले भाग से जब नदी गिरती है तो क्योंकि पिछला भाग जो है कुछ ऐसा भाग है जो अब अपरदित हो चुका है, तो नदी एक झरने के रूप में बहना शुरू कर देती है। ढाल उसके साथ नहीं लगती है पर्वत की, क्योंकि वो अब कट चुकी है। पर्वतों के ढाल के साथ जब नदी बहती है तो वो झरना नहीं बना पाती, वो उसकी ढाल के साथ साथ नदी के रूप में बहती रहती है। लेकिन जब बहुत तेजी से ऊपर से नीचे गिरती है झरने के रूप में, क्योंकि वहाँ से पर्वतों का अपरदन हो चुका है, तो उसे हम जलप्रपात कहते हैं। नदियाँ वी आकार की घाटी भी बनाती हैं, पर्वतों को काटती हैं, नीचे की ओर गहराई की ओर काटती हैं। जब भी नदियाँ तेज बहाव में बहती हैं, तेज ढाल में बहती हैं, तो वो नीचे का अपरदन ज़्यादा करती हैं, इसलिए पर्वतीय भागों में नदियाँ वी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं। इसके साथ साथ जलप्रपात भी बनाती हैं। जैसे ही वो मैदानों में प्रवेश करती हैं तो निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां बनाती हैं, जैसे जमाव वाली स्थलाकृतियां, यानी जितना भी अपने साथ लाया हुआ मिट्टी, कंकड़, पत्थर है वो वहां पर जमा करती हैं। उससे कई प्रकार की स्थलाकृतियां बनाती हैं, जिसमें समतल घाटी, गोखुर झील, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित भाकाएं और नदियों के मुहाने पर डेल्टे का निर्माण। क्योंकि अपने साथ लाया हुआ सामान जमा करती हैं, इसलिए जहाँ घाटियाँ थी वहाँ पर वो घाटियाँ जो है समतल होनी शुरू हो जाती हैं, तो उन्हें कहते हैं समतल घाटियाँ। गोखुर झील, जब नदियों के रास्ते में कुछ रुकावटें आ जाती हैं तो वो अपना रास्ता मोड़ मोड़ के चलती हैं, तो जो चट्टानें उसने बीच में से काटनी शुरू कर देती हैं, तो वो धीरे धीरे एक झील का निर्माण कर देती हैं। और इसके अलावा बाढ़कृत मैदान वो होते हैं जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित होते हैं, उन्हें हम बाढ़कृत मैदान कहते हैं। नदियाँ मैदानों में अपने लाई हुई मिट्टी को बिछा देती हैं और धीरे धीरे एक मैदान का रूप धारण कर लेते हैं, तो उन्हें बाढ़कृत मैदान कहते हैं। नदियाँ जब
जाकर समुद्रों में, सागरों में मिलती हैं। तो जिस जगह पर नदी समुद्र में मिलती है वो नदी का मुहाना कहलाता है, नदी का मुख कहलाता है। तो जहाँ नदी का मुख होता है, मुहाना होता है, वहाँ पर नदी अपने साथ लाए हुए सामान को, सारे सामान को किनारे पर जमा कर देती है। उसके बाद वो सागर में जाकर मिलती है। जब वो किनारे के ऊपर सामान जमा करती है तो वो एक ट्रायंगल यानी त्रिभुजाकार आकृति में जमा करती है, जिसे डेल्टा भी कहा जाता है। मैथ्स में आपने देखा होगा, डेल्टा लगाकर आपको दिखाते हैं। जब आपने गणित पढ़ा होगा तो उसमें डेल्टा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो एक ट्रायंगुलर आकृति है उसे डेल्टा कहा जाता है। नदियां अपने साथ लाए हुए सामान को जब समुद्र के किनारे पर जमा करती हैं, नदी के मुहाने पर जमा करती हैं, तो वो एक डेल्टा आकृति में जमा करती हैं, इसलिए उसे डेल्टा कहा गया है। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है, परंतु मैदानी क्षेत्रों में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने वाली प्रवृत्ति आ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे नदियां अपने रास्ते में कोई भी चट्टाने या कोई भी पत्थर, कोई रास्ता रुकावट आती है तो अपना रास्ता मोड़ कर चलती हैं। तो वो मोड़ कर चलने के जो उनका आकृति बनती है वो सर्पाकार होती है, जैसे सांप चलता है बिल्कुल उस आकार से वो नदियां मैदानी भागों में बहने लग जाती हैं और अपना रास्ता बदलती रहती हैं। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, सौरोह बिहार, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात हो रही है। और यह नदियां जो पर्वतों के ऊपर से नीचे गिरती हैं, तो इसी वजह से कई बार रास्ता बदलने से वो क्या करती हैं, नदियां बाढ़ भी आ जाती हैं उसमें। शिवालिक की पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, इनकी सरोवरी उद्गम तथा इनका जलोढ़ निक्षेप से बना हुआ, जिसमें रेत, मृतिका, चिकनी मिट्टी, गुलाशे और कंकड़, क्योंकि ये सब चीज़ें नदियां जब पहाड़ियों से नीचे उतरती हैं, हिमालय पर्वत, ये शिवालिक की पहाड़ियों से जब वो नीचे उतरती हैं तो वो क्या करते हैं, अपने साथ लाए हुए सामान को जमा कर देती हैं, जिसे जलोढ़ निक्षेप कहा जाता है। जिसमें क्या क्या चीज़ें होती है, रेत भी होती है, मिट्टी भी होती है, चिकनी मिट्टी भी होती है, गुलाशम भी होते हैं और कॉन्ग्लोट मेटल भी होते हैं। इस धारणा की पुष्टि करते हैं। इन जैसे ही ये जलोढ़ के मैदानों का निर्माण होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जो भी चीज़ें नदियां अपने साथ बहा कर लेकर आती हैं वो जलोढ़ के मैदानों में, जिन्हें बाढ़कृत मैदान भी कहते हैं, बाढ़ के मैदान भी कहते हैं और जलोढ़ के मैदान भी कहते हैं, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया है कि अलग अलग तरह से भारत के अपवाह तंत्र को हमने विभाजित किया है, आकार के आधार पर भी, प्रकृति के आधार पर भी और उद्गम स्थान के आधार पर, जिसमें हिमालय जो अपवाह तंत्र है और इसके अलावा प्रायद्वीपी हमारा अपवाह तंत्र है। और जैसे हम बता सकते हैं कि जो हिमालय पर्वत से बहने वाली नदियां, जिसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, इन नदियों को भी आगे से 3 भागों में बांटा गया है। जैसे इसे इंडो ब्रह्मा नदी क्षेत्र कहा जाता है। इंडो, यहाँ पर सिंधु नदी का इंडस नदी कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होता है, सिंधु नदी की घाटी पर बसने वाली सभ्यता को कहा जाता है। और इसी तरह से सिंधु का नाम इंडस रखा गया था और इंडस से ही इंडिया नाम पड़ा है भारत का, क्योंकि इंडिया, इंडस नदी भारत की सीमा बनाती है। और इस तरह से ये इंडो ब्रह्मा यानी ब्रह्म नदी और इंडो यानी सिंधु नदी के बीच का जो क्षेत्र है, दोनों का, एक तरफ ब्रह्मपुत्र नदी है और एक तरफ इंडस नदी यानी सिंधु नदी है। पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी है। दोनों तरफ भारत के किनारों में बहती है, दोनों दिशाओं में 2 नदियां ये हैं और इनके बीच का क्षेत्र जो है उसे हम इंडो ब्रह्मा नदी अपवाह क्षेत्र जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिम में सिंध और इसकी 5 सहायक नदियां, मध्य में कौन सी है, गंगा और हिमालय से निकलने वाली
इसकी सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी और नदी का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां। सिंधु नदी की सहायक नदियां, गंगा नदी की सहायक नदियां और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां। इस तरह से हमने जो हमारा उत्तर का ये हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र है, इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आपको मैप में क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये सिंधु नदी है पश्चिम में, जहाँ लिखा हुआ है सिंधु नदी, मैंने उसे अंडरलाइन भी किया है। इसी तरह से गंगा नदी है और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी है। ये देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है? ईस्ट की तरफ, यानी पूरब की तरफ। सिंधु नदी किधर है? वेस्ट की तरफ, यानी पश्चिम की तरफ। और मध्य में कौन सी नदियां हैं? गंगा और उसकी सहायक नदियां। सिंधु नदी, उसकी 5 सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और व्यास। इन 5 नदियों से पंजाब का नाम पड़ा है, क्योंकि ये 5 नदियां पंजाब में बहती थी। अब पंजाब का आपको पता है, जैसे ही विभाजन हुआ हमारे देश का, तो एक नदी, ये सतलुज नदी और व्यास नदी पंजाब में बहती है, और फिर भी ये जाकर सिंधु नदी में पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। और ये दोनों नदियां, और तीनों नदियां जो झेलम, चिनाब और रावी है, ये हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में 2 नदियां बहती हैं। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में बहकर सीधा भारत से बाहर निकलकर पाकिस्तान में चली जाती है, और झेलम, चिनाब और रावी नदी ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बहती हुई, कुल्लू की पहाड़ियों में बहती हुई, बाद में ये पाकिस्तान में चली जाती है और सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। इसी तरह से जो व्यास और सतलुज नदी है, वो हिमाचल प्रदेश में बहती है। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश से ये पंजाब की ओर आ जाती हैं, सतलुज और व्यास नदी। और पंजाब में आने के बाद फिर ये बाहर निकलती हैं, पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। और ये सारी नदियाँ सिंधु नदी में मिलती हैं, क्योंकि ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कहलाती हैं। और यह सिंधु नदी बाद में कहाँ जाती है? अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसी तरह से गंगा नदी, जो भारत के मध्य में भाग है, अपवाह तंत्र, मध्य अपवाह तंत्र है, जिसे गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ कहा जाता है। इसमें पहले गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से आती है, और फिर उसके बाद इसमें यमुना नदी आकर मिल जाती है। यमुना नदी कहाँ मिलती है? ये मिलती है इलाहाबाद में, जहाँ संगम स्थान है। इसमें मिलने से पहले यमुना नदी के अंदर चंबल, सिंधु, बेटवा और केन नदियाँ दक्षिण की ओर से आकर यमुना नदी में मिल जाती हैं, और यमुना नदी अपनी सहायक नदियों के साथ इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती हैं। उसके बाद इसे गंगा ही कहा जाता है। और गंगा नदी में ऊपर की ओर से, उत्तर की ओर से गोमती, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, ये इसकी सहायक नदियां हैं, जो गंगा नदी में अलग अलग स्थानों पर मिलती है। जैसे उत्तर प्रदेश में ये देखिए आप, शारदा नदी है, और उसके बाद यहाँ पर आगे जब हम जाते हैं तो घाघरा और गोमती नदी भी उत्तर प्रदेश में है, और गंडक नदी और कोसी नदी बिहार के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती हैं। बाद में ये सारी नदियाँ गंगा के नाम से ही जानी जाती हैं, क्योंकि गंगा की सहायक नदियाँ हैं। बाद में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये भी आसाम में और अरुणाचल प्रदेश में बहती हुई भारत की पूर्वी सीमा बनाती है, और ये भी बाद में गंगा नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, जो कि विश्व प्रसिद्ध डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टे पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर चावल की कृषि भी की जाती है, और यहाँ पर बहुत घने वन पाए जाते हैं। उन वनों में जो पेड़ लगे हुए हैं, उन वनों का नाम है सुंदर वन, और इसी वजह से इस डेल्टे का नाम भी सुंदर वन डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। और ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, और इसके साथ साथ सुंदरी ट्रीज यहाँ पाए जाते हैं, सुंदरी
पेड़ इनका नाम है। और रॉयल टाइगर जो है ये भी यहाँ पर पाया जाता है इन वनों में। तो इसके बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, इसीलिए ये विश्व प्रसिद्ध डेल्टा है। और चावल की कृषि के लिए भी ये माना जाता है, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल होते हैं क्योंकि यहाँ पर डेल्टा वाली भूमि भी है। और ये सारे कारण हैं। अभी तक हमने ये उत्तर भारत के हिमालय पर्वतीय अफवाह तंत्र पढ़ा था। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे और हैं वो टॉपिक्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।